नमस्कार साथियों, मैं जगमोहन द्विवेदी सिविल सर्विस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संघ। यह टॉपिक ना केवल मुख्य परीक्षा में बल्कि निबंध में भी आपको समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। निबंध के साथ साथ जब व्यक्ति यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो इंटरव्यू में जाता है तब भी इस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब भारतीय संघ है क्या? सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। और संघ क्या है, सबसे पहले हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि संघ क्या है। एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ फेडरेशन डिफरेंट फ्रॉम द यूनिटी सिस्टम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरेशन? फेडरेशन मीन्स a political system which is result of any treaty or negotiation by the state units। अर्थात संघ वह है जो विभिन्न राज्य इकाइयों से मिलकर बनता हो। परंतु भारतीय संविधान की बारे में जो संघ की बात होती है उसकी आलोचना क्यों की जाती है कि भारत का संविधान संघ नहीं है। इस चीज में हम आपको इस चीज को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। यानी हमने अपने संविधान में संघ की जो अंग्रेजी फेडरेशन है उसकी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। और यहीं से ये बात शुरू हो जाती है कि भारत का संघ संघ है या एकात्मक है, संघात्मक है। इसी से बहुत सारे जो संविधानविद हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भारत के संविधान को कभी अर्ध संघ कहा है, कभी एकात्मक कहा है, कभी परिस्थितियों का संघ कहा है, अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि वास्तव में ये संघ ही है। और ये कौन सी चीजें हैं, कौन से संविधान में प्रावधान है जो इस चीज को स्पष्ट करते हैं। जैसे आप देखें, भारतीय संघ जो है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा हुआ एक महत्वपूर्ण संघ है। इसका जन्म 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना तो वहां से इसका जन्म माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण डायमेंशन हैं। जैसे सांस्कृतिक विविधता, ये हमारे देश की अपनी खासियत है, क्वालिटी है। और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ हमारे संविधान में हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति में कई सारे अभिसारी और अपसारी प्रवृत्तियां हैं। इन कई सारी अभिसारी और प्रवृत्तियों के कारण ही विधि व्यत्ययों का एक विश्लेषण का विषय हमेशा भारत का संविधान रहा है। इसी कारण से अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को व्यक्त किया है। परंतु भारतीय संघ के आदर्श लक्षण क्या हैं? पहले हम आदर्श लक्षण समझ लेते हैं, फिर हम उसके क्रिटिसिज्म पर चर्चा कर लेंगे। सरकार के दो स्तर, केंद्र और राज्य। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों का विश्लेषण वर्णन संविधान में है। फिर शक्तियों का आवंटन, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का आवंटन किया गया है। केंद्र की क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है, कितने विषय समवर्ती सूची में है, कितने विषय संघ सूची में है, कितने विषय राज्य सूची में है। क्लियर कट डिफाइन है। इसके बाद आप देखोगे संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये तत्व जो है वो भारत के संविधान को संघात्मक तत्व के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, विश्लेषित करते हैं। These elements, these characteristics decided Indian Constitution as a federation. Most of the country in the world also has these type of characteristics। जहां पर भी फेडरेशन है उन सभी जगह इसी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख सकते हैं। अब जैसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संघ को अर्ध संघ का, क्वासी फेडरेशन कहा। क्यों कहा? राज्यों के संविधान को भी संघीय संविधान में समावेशित किया गया है।
देयर इज नो वन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एनी स्टेट्स इन इंडियन फेडरेशन। यानी राज्यों का अपना कोई अलग से संविधान नहीं है। जो संविधान है उसी में राज्य की शक्तियों का भी वर्णन है और उसी में केंद्र की शक्तियों का भी वर्णन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राज्यों को संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, पर कुछ मामलों में राज्य से अप्रूवल की करवाया जाता है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत केंद्र से होती है, संसद से होती है। यानी इंडिया में, भारत में कोई भी राज्य कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान संशोधन के लिए इनिशिएटिव ले सके। इनिशिएटिव कौन लेगा? पार्लियामेंट। दूसरा, शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। संघ सूची में 97 विषय है, 97 केंद्र के पास है। संवर्ती सूची में 52 विषय है। उनमें अगर केंद्र और राज्य की शक्तियों के नियम बनाने, कानून बनाने के में अगर कंट्राडिक्शन होता है तो केंद्र का माना जाएगा। अवशेष शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो राज्य के पास क्या है? राज्य के पास केवल 61 सब्जेक्ट ही हैं जिस पर वो कानून बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास। इसके अलावा चाहे विधायी शक्ति हो, वित्तीय शक्ति हो, कार्यपालिका हो, राज्यपाल की संस्था, राज्यपाल को आप देखोगे, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 356, एकीकृत न्यायपालिका, ये सब के सब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि भारतीय संघ वास्तव में संघ नहीं है। जो संघीय चरित्र है उससे विक्षेपित है और कहां की ओर झुका हुआ है? एकात्मक राजनीतिक प्रणाली की ओर झुका हुआ है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आरएल वॉट्स ये कहते हैं कि भारतीय संघ कैसा है? सहकारी संघ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक आदर्श संघ है। और ये क्यों सहकारी संघ कहा है? इसके बहुत सारे डायमेंशन में आपको क्लियर करता हूं। हम देखते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं संवैधानिक राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र अलग हो राज्य अलग हो। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो केंद्र करते हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो राज्य करते हैं। केंद्र को राज्य की आवश्यकता होती है, राज्य को केंद्र की आवश्यकता होती है। भारतीय संघ का जन्म कैसे सहकारी संघ है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय संघ का जब जन्म हुआ तो उस समय बहुत सारी विघटनकारी प्रवृत्तियां थी। भारत एक नया राज्य बना, तमाम सारी देसी रियासतें थी, उन सबको मिलाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक उद्विसित संघ के रूप में भारत को सामने लेके आए हम, और जिसमें सहकारिता के आधार पर बहुत सारी जो राजनीतिक इकाइयां हैं या देसी रियासतें हैं वो भारत में मिली। सामाजिक आर्थिक तमाम प्रकार के विचार, आचार, क्रियाकलाप, जीवन शैली, कार्य करने के तौर तरीके, सब हमारे यहां विविधता थी। उन सब के बाद भी हम एक साथ मिलकर हमने भारतीय संघ को एक नए स्वरूप में स्थापित किया। इसलिए इस बात में कतई संदेह नहीं है कि भारतीय संघ संघात्मक नहीं है या सहकारी नहीं है। कुछ बिंदु हैं जो भारतीय संघ को, सहकारी चरित्र को डिफाइन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। पहले हम ओरिजिनल संविधान में क्या था उन पर चर्चा करते हैं, उसके बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या नए डायमेंशन जुड़ते जा रहे हैं जो भारतीय संघ को एक अलग नजरिए से सहकारिता के भाव के आधार पर दृष्टिगत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 263 क्या है भाई? अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करेगा, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हैं उन विवादों का समाधान इसके माध्यम से किया जा सकता है। अनुच्छेद 262 केंद्र और राज्य के वेद नदी जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण और प्राधिकरण का प्रावधान है। संसद इसके लिए काम करेगी। कावेरी न्यायाधिकरण जैसे तमाम चीजें इसके बारे में डिस्कस हो चुकी हैं, बन चुके हैं। आर्टिकल 261 जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, सिविल कोर्ट के भी जो निर्णय दिए जाते हैं, वो सिविल कोर्ट के निर्णय एक न्यायालय एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको स्वीकार किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय तो है ही, इसके अलावा सिविल कोर्ट के डिसीजन भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माने जा सकते हैं। अब देखिए आप, शक्तियों के प्रत्यायोजन में बहुत सारी चीजें हैं। राष्ट्रपति
को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संघ के कुछ कार्य राज्यों को सौंप सकता है। आर्टिकल 258A। राज्यपाल को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य के कुछ कार्य भारत सरकार की सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से संघ को दे सकता है। यानी संघ राज्य को अपने दायित्व दे सकता है और राज्य संघ को अपने दायित्व दे सकते हैं। अनुच्छेद 285 और 289 यह इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि सभी प्रकार की संपत्तियों के राज्य के कराधान से मुक्ति प्राप्त होगी। यानी जो केंद्र की संपत्तियां हैं राज्य में, राज्य उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकता है और ना ही लगा सकता है। इसी प्रकार से राज्य की जो संपत्तियां हैं उन पर केंद्र टैक्स नहीं लगा सकता है। यानी राज्य सरकार से केंद्र इनकम टैक्स नहीं ले सकता है और राज्य के केंद्र की जो यहां पर कोई कार्यालय है राज्य में, उस पर संपत्ति का राज्य नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 252 जब 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित कर दे कि किसी राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाए, तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक और डायमेंशन। इस प्रकार जो हमारा मौलिक संविधान है, उस मौलिक संविधान में सहकारी संघवाद के तमाम प्रमाण उपलब्ध हैं और वास्तव में भारतीय संघ एक यात्रा है, एक प्रक्रिया जैसा विषय है और एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है जो एक प्रोसेस में चल रहा है। तमाम प्रकार की नकारात्मक हवाएं आती हैं, पर भारतीय संघ का जो मूल चरित्र है उसमें अभी तक कोई भी समस्याएं नहीं आई हैं। टाइम टू टाइम चैलेंज आते हैं, चुनौती आते हैं, स्वाभाविक रूप है। अब देखिए आप वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर, विश्व के आधार पर भी हम भारतीय संघ को कंपैरिजन करें, तुलना करें कि संसार में जो संघ है और भारत में जो संघ है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं उनमें। 1950 के बाद तृतीय विश्व के जो देश हैं, आप लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश पैदा हुए उन्हें, उनमें जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। डेवलप्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है और डेवलपिंग को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। जो लीस्ट डेवलप्ड है, अविकसित हैं, उनको द्वितीय विश्व के देश कहा जाता है। इनके बारे में आर एल वार्स तो बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग विचार दिए, उनको जरा हम समझ लेते हैं। सहकारी संघवाद में आदर्श संघ के मूल लक्षण जैसे संविधान की सर्वोच्चता, शासन के 2 स्तर, स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान होते हैं। भारत में है, भारत में है, भारत में है। लेकिन इन देशों के राज्यों की केंद्र पर अधिक निर्भरता है क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास के दायित्व राज्यों के होते हैं, जबकि संसाधनों की दृष्टि से संघ अधिक मजबूत होता है। फलतः केंद्र सरकार धीरे धीरे शक्तिशाली बनकर उभरती है और राज्य सरकारें केंद्र पर वित्तीय विकास की दृष्टि से उत्तरोत्तर निर्भर होती जाती हैं। हमारे देश में भी है। सहकारी संघ और आदर्श संघ में मूल अंतर क्या है? संविधानेतर संस्थाओं की विद्यमानता के कारण कई संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे पहले योजना आयोग था, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं ने भारतीय संघ के स्वरूप को प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आर एल वट्स ने कहा हुआ है कि सहकारी संघवाद सामाजिक आर्थिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से केंद्र सरकार अधिक सक्षम होती है, लेकिन नीतियों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य उत्तरदायी होता है, राज्य रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए वैसे वास्तव में मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि संसार में जहां पर भी संघ होगा उस संघ में कुछ ना कुछ सहकारी संघवाद के तत्व अवश्य विद्यमान होंगे। भारत सरकार ने कई सारे कार्यक्रम बनाए, जैसे मनरेगा कार्यक्रम बनाया। मनरेगा कार्यक्रम भारत सरकार ने बनाया, लागू कौन करता है? राज्य करते हैं। कई सारी योजनाएं, परियोजनाएं आप देखोगे जिनको भले ही केंद्र ने बनाया हुआ है, लेकिन लागू कौन करता है? राज्य करता है। कई सारी, अमेरिका में अलगोर कमेटी बनाई गई थी, उसने भी इस बारे में बहुत सारे सुझाव दिए कि केंद्र और संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, संघ और राज्य के बीच में क्या विचार होना चाहिए। एक वैश्विक लेवल पर भी जब हम भारतीय संघ की तुलना करते हैं, कई ऐसी चुनौतियां पैदा हुई, जैसे आतंकवाद जैसी चुनौतियां पैदा हुई, नक्सलवाद जैसी चुनौतियां पैदा हुई। दूसरे देशों से
जो अवैध आवागमन है, ऐसी चुनौतियां पैदा हुई। इन सब के लिए केंद्र और राज्य के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता होना चाहिए। इसी कारण से भारतीय संघ में संघीय पुलिस की बात भी चर्चा करते हैं। इन सब चीजों के बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। और राज्यों का संघ है यानी इसमें जो राज्य इकाइयां हैं स्वेच्छा से इस संघ में शामिल हुई हैं। राज्य इकाइयों को शामिल होने का अधिकार है, इससे बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, वर्तमान परिदृश्य अगर आप देखेंगे, कोरोना जैसी महामारी के काल में केंद्र और राज्य ने मिलकर जिस तरह से एक चुनौतीपूर्ण समस्या से लड़ने की जो शक्ति दिखाई है, जो सामर्थ्य दिखाया है, वो अपने आप में इस चीज को जस्टिफाई करता है कि भारतीय संघ वास्तव में सहकारी संघवाद की ओर अधिक निर्भर है, उस दिशा में अधिक जा रहा है। कई सारे लोग कहते हैं कि साहब भारत का संविधान एकात्मक है, लेकिन यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा मैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है और जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत परिभाषित है। तो कोई भी किसी भी प्रकार से भारतीय संघ को एकात्मक स्वरूप में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता या एकात्मक स्वरूप में हो ही नहीं सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे जो संविधानविद थे वो बहुत विजनरी पर्सन थे, इसी कारण से उन्होंने कई सारे ऐसे तत्व हमारे संविधान में रखे जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान को एकात्मक होना चाहिए। वर्तमान में नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल जैसी नई संविधानेतर संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें केंद्र और राज्य मिलकर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं। अंत में यह कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, सबको एक साथ लेकर चलने वाले का जो मूल चरित्र है वो हमारे संविधान में भी विद्यमान है। इसी कारण से भारतीय संघ को वास्तव में हम संघात्मक संविधान तो कहते ही है और इसका जो चरित्र है वो सहकारी संघवाद है। नमस्कार।